मेरा यह व्याख्यान सुनने वाले सभी सुधीजनों को डॉक्टर वंदना बरमेचा, सह आचार्य हिंदी का नमस्कार। आज हम घनानंद के इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। मित सुजान अनीत करो जिन हाहा न हो जिए मोही अमोही। अब तक मैं घनानंद कविता के BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के शेष 9 पद के वीडियो व्याख्यान आपको प्रेषित कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित यहाँ अंतिम कविता, इसकी व्याख्या आज पढ़ते हैं। एक बार मैं संदर्भ और प्रसंग के रूप में पुनः दोहराना चाहती हूँ कि रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के कवि घनानंद प्रेम की पीर के पपीहे थे। प्रेम में संयोग और खास करके वियोग की दशाओं का जैसा सुंदर चित्रण कवि घनानंद ने किया है, वैसा अन्यत्र मुश्किल ही दिखाई देता है। उनके बारे में कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिज्यो ही यो। ये वाली पंक्तियाँ आप स्मरण कर लीजिए। घनानंद के संदर्भ में कोई प्रश्न आता है तो भी आप इनका उल्लेख कर सकते हैं, और घनानंद की व्याख्या भी अगर आती है तो उनके बारे में भी आप बताते हुए, अगर आप बहुत अच्छी तरह से व्याख्या लिखते हैं तो इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को माने, चाह के रंग में भिज्यो हियो प्रियतम, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्त बखाने। तो घनानंद जी ब्रज भाषा के पूर्णतः पारंगत व्यक्ति थे और उनकी भाषा और काव्य अद्भुत है, अनुपम है। और आचार्य शुक्ल जी भी कहते हैं कि भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई है कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। तो घनानंद की व्याख्या, उनके कवित्त पढ़कर आपको निश्चय ही यह बात सही लग रही होगी। आइए हम इस अंतिम कवित्त की व्याख्या पढ़ते हैं। मित सुजान अनीत करो जिन हाहा न हो जिए मोही अमोही, डीठी कोक और कहूँ नहीं ठोर फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हों घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। वही संदर्भ घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित्त से ये पंक्तियाँ ली गई है। और जैसा कि पूर्व के सभी पदों में है, वियोग वर्णन, वियोग श्रृंगार है, प्रिय के प्रति प्रेम है, उसकी अनन्यता है, एक निष्ठता है। और आपको वो याद हो जाना चाहिए घनानंद और सुजान के प्रेम की कथा। सुजान ने इनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया था, जिसके फल स्वरूप दुखी होकर घनानंद ये वियोग वर्णन के पद लिखते हैं, और इसमें इन्होंने सुजान को प्रिय या नायक माना है और स्वयं को प्रेयसी मानकर अपनी मनोभावनाएं, मनोदशाएं, उनका चित्रण कवि घनानंद ने किया है। कालांतर में यही सुजान कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है उनके काव्य में। फिलहाल हम विशुद्ध श्रृंगारिक अर्थों में ही इस पद की व्याख्या देखते हैं। प्रेमिका प्रिय के प्रति अपनी प्रेम निष्ठा व्यक्त करती हुई कह रही है, मित सुजान अनीत करो। मेरा जो प्रिय सुजान है वह अनीति कर रहा है। कैसे अनीति कर रहा है? जिन हाहा न हो जिए मोही अमोही, कि वह मेरी दशा को, मेरी अवस्था को नहीं जान रहा है। मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मुझे उसी से प्रेम है, प्रीति है। प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय मत करो, मेरे साथ निर्मोही व्यवहार मत करो, मेरे प्रेम से दूर न जाओ। डीठी को क्यों न जाओ? आगे कवि कह रहा है, डीठी को और
कहूँ नहीं ठोर। मेरी जो दृष्टि है वो रात दिन क्या करना चाहती है, वह तो तुम्हारे ही रूप सौंदर्य का पान करना चाहती है, तुम्हें ही देखना चाहती है, तुम्हें ही निहारना चाहती है, और कहूँ नहीं ठोर, और कहीं भी उसे आश्रय नहीं है, मतलब वो और कहीं जाकर ठहरती ही नहीं है। फिर ध्रुग रावरे रूप की दोही, वह तो आपके ही रूप को निरंतर देखना चाहती है। एक बिसास की टेक गहे लगी। नायिका अपनी अवस्था को बताती हुई कह रही है कि मैं तो वियोगी की इस अवस्था में संभवतः मर ही जाती, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते, लेकिन वो टिके हुए हैं। तो क्यों टिके हुए हैं? एक बिसास की टेक, क्या सहारा है मुझे? एक विश्वास का ही सहारा है। गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोहे, ये प्राण रूपी पंछी तो कब का उड़ जाता, लेकिन एक विश्वास का उसे सहारा है, एक आस लगी हुई है, एक उम्मीद है, एक आशा है कि क्या आशा है कि तुम लौट आओगे और मुझे तुम्हारे दर्शन होंगे। तो प्रियतम से पुनः मिलन की आशा ही मेरे जीवनाधार है, मेरे प्राणों का आधार है, अन्यथा अब तक मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते, मैं जीवित भी नहीं रह पाती। तो जब जीवित भी नहीं रह पाने की बात वो नायिका कह रही है, इसका मतलब प्रेम की अनन्यता, प्रेम की एकनिष्ठता इन पंक्तियों में प्रकट हो रही है। हों माने मैं, हों घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोहि। मेरे घन आनंद, मुझे घना आनंद देने वाले, मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा करने वाले, जीवन के मूल, मेरे जीवन के आधार, दई कित प्यासनी मारत मोहि, मुझे, मेरे नेत्रों को आप इस प्रकार से प्यास से क्यों मार रहे हो? मेरे नेत्रों की प्यास बुझाओ, मेरे समीप आओ, मुझे दर्शन दो। ऐसा यह नायिका कहना चाह रही है कि अर्थ यह है कि तुम तो आनंद वर्षी मेघ हो, जल के भंडार हो, मतलब तुम्हें देखने से तो मेरे प्राण जी जाएंगे, फिर तुम मुझे क्यों प्यासी मार रहे हो? तुम आओ प्रिय, मुझे दर्शन दो, मेरे नेत्रों की और मेरे हृदय की इच्छा को, पिपासा को शांत करो। यह तो रही इन पंक्तियों की व्याख्या। अब हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद विशेष लिखना होता है। परीक्षा की अगर हम बात करें उसके संदर्भ में देखें तो विद्यार्थियों, विशेष में क्या आएगा? विशेष के भी दो पक्ष हमें कर लेने होते हैं, जैसे कि भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। भाव पक्ष मतलब सबसे पहले हम रस की बात लिखेंगे, वही वियोग श्रृंगार, और फिर इसी में हम सब और क्या लिख सकते हैं? इसमें हम जिस मुख्य बात ने उस पद में, उन पंक्तियों में हमें आकर्षित किया हो, उस मुख्य बात का उल्लेख हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कवि ने प्रेमिका की अनन्यता और उसके हृदय की व्यथा का अत्यधिक सुंदर चित्रण किया है, या फिर एक वियोगिनी नायिका की प्रेम निष्ठा और उसके साथ साथ उसकी वेदना, दोनों ही स्थितियों का वर्णन कवि ने अत्यधिक कुशलतापूर्वक किया है। अब इसमें यहाँ पर शायद आपको कहीं मुहावरा, प्राण बटोही और मुहावरा दिखाई दे जाएगा, तो मुहावरों का प्रयोग भी यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जहाँ पर हा शब्द आता है वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है, इस बात को आप याद कर लीजिए। और दूसरा यहाँ पर जैसे कि आपको उसने अपने प्राणों को बटोही कहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और श्लेष अलंकार भी इन पंक्तियों में दिखाई देता है। अनुप्रास तो सर्वत्र है ही, और छंद, भाषा, ब्रज भाषा, सुंदर मधुर सुकोमल ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने इन पंक्तियों में किया है। तो सुधी श्रोताओं, विद्वजनों, विद्यार्थियों, आपको ये व्याख्या समझ आई होगी। अगर समझ में आ जाती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। नहीं समझ आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर संदेश भेजिए। उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे और अध्ययन में रत होंगे। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले कवि के अगले व्याख्यान में।
अगली व्याख्या में